हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने 11th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन बैंक के 3 यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम यूनिट 4 लेन देनों का अभिलेखन भाग 2 इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप इसके माध्यम से और भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा विकल्प में दिया गया है। तो जब फर्म रोकड़ बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लेन देनों का अभिलेखन भाग 2 ये किससे रिलेटेड है? सहायक बहियों से रिलेटेड है। जैसे लेखांकन की जो प्रारंभिक पुस्तक है वो कौन सी है? जर्नल। अब ये जर्नल में हम जर्नल एंट्री करते हैं और व्यापारी के द्वारा जितने भी प्रकार के लेन देन किए जाते हैं वो सब उसमें लिखे जाते हैं। अब व्यापारी एक दिन में 100 व्यवहार करता है, 200 व्यवहार करता है, तो जर्नल प्रतिदिन जब इतने सारे व्यवहारों को लिखा जाएगा तो जर्नल की जो बुक है वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर उसको लाने ले जाने में, लिखने में बहुत तकलीफ होगी। तो फिर क्या किया जाता है कि इस जर्नल की बुक को डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है, तो आप पाँचों सब्जेक्ट के लिए यदि एक ही कॉपी बनाओगे तो आपको उसको लाने में, ले जाने में, उसके अंदर लिखने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ी मोटी कॉपी बनाना पड़ेगी। तो आप क्या करते हो? सब्जेक्ट वाइज उसको अलग अलग बना देते हो। हिंदी की कॉपी अलग, अंग्रेजी की कॉपी अलग, बिजनेस की अलग, अकाउंटेंसी की अलग, इकोनॉमी की अलग। तो उससे क्या होता है कि कॉपी का आकार छोटा हो जाता है और उसको हिंदी से रिलेटेड प्रश्नों को ढूंढने में हिंदी की कॉपी में आप आसानी से ढूंढ सकते हो। इस प्रकार सब्जेक्ट वाइज आसानी से ढूंढ सकते हो। बस यही तरीका यहाँ पर भी अपनाया जाता है। जैसे जर्नल में क्या है, क्रय से रिलेटेड व्यवहार को भी लिखा जा रहा है, विक्रय को भी, नगद को भी, उधार को भी, संपत्तियों से रिलेटेड व्यवहारों को भी, व्यय से रिलेटेड व्यवहार सब लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर यदि मान लो पर्टिकुलर किसी एक ही व्यवहार को जानना हो कि कितना माल हमने इस तारीख से इस तारीख के बीच में खरीदा है या एक महीने में हमने कितना माल खरीदा, तो फिर आप प्रतिदिन जर्नल में ढूंढोगे कि भाई इस तारीख को हमने, 1 तारीख को कितना माल खरीदा, 2 को कितना खरीदा, 3 को, तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा। इसलिए फिर क्या कर दिया जाता है, जैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी बनाते हो, ऐसे ही व्यवहारों के नेचर के आधार पर अलग अलग बहियाँ बना दी जाती है। मतलब जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्रय से रिलेटेड व्यवहारों के लिए क्रय बही, विक्रय से रिलेटेड व्यवहारों के लिए विक्रय बही। फिर क्रय किए गए माल में से मान लो कुछ माल खराब निकलता है तो उसके लिए क्रय वापसी बही। विक्रय किए हुए माल में से कुछ माल यदि खराब निकलता है तो वो जो वापस माल आता है उसके लिए विक्रय वापसी बही। नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ बही, छोटे छोटे व्यवहारों के लिए खुदरा रोकड़ बही, और बाकी जो संपत्ति का उधार क्रय है या फिर समायोजन से रिलेटेड है, अंतिम प्रविष्टियां है, उनके लिए एक मुख्य जर्नल बनता है। इस प्रकार से जो जर्नल है उस जर्नल को ही ये सब मिला करके क्या कहा जाएगा? जर्नल। ये सब मिला के क्या कहा जाएगा? जर्नल कहा जाएगा। लेकिन बड़ा आकार होने के कारण हमने उस जर्नल को क्या कर दिया? बांट दिया। तो ये सभी बुक्स जो है ये है जर्नल, लेकिन ये क्या है? सहायक बहियाँ हैं। मतलब जर्नल की सहायक बहियाँ कही जाती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम अलग अलग प्रकृति, उनके नेचर के आधार पर व्यवहारों को बांट देते हैं। फिर आप जैसे क्रय बही में हमने उधार प्रकृति के व्यवहारों को लिखते हैं, विक्रय बही में भी उधार, विक्रय से रिलेटेड व्यवहारों को लिखते हैं, क्योंकि नकद क्रय का लेखा रोकड़ बही में लिख लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब फर्म रोकड़ बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर रोकड़ बही और रोकड़ खाता, इन दोनों में क्या अंतर है? बच्चों, रोकड़ बही जर्नल की एक सहायक बही है और रोकड़ खाता यह एक खाता होता है, खाता बही में खोला जाने वाला खाता होता है। अब ये दोनों का जो फॉर्मेट है, इन दोनों का प्रारूप एक जैसा है। जैसा खाता हम बनाते, खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो दिनांक, विवरण, फिर जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, मतलब दिनांक, विवरण, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, तो 5 कॉलम दिनांक, विवरण, जेएफ और अमाउंट, 4 कॉलम डेबिट में और 4 कॉलम क्रेडिट में। तो रोकड़ खाते में भी उतने ही कॉलम होते हैं और रोकड़ बही में भी उतने ही कॉलम होते हैं।
तो इसलिए दोनों सेम होती है। आपने यदि रोकड़ बही बना ली तो आपको रोकड़ खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम रोकड़ बही बनाएंगे, क्योंकि जर्नल की एक सहायक बही है। तो सबसे पहले एंट्री किस में की जाती है, जर्नल में। तो जर्नल में व्यापारी जब सबसे पहले जितने भी नगद व्यवहार करता है तो नगद व्यवहारों को रोकड़ बही में एंट्री कर ली जाएगी। जब रोकड़ बही में यदि एंट्री हो गई तो फिर आपको खाता बही में उधर रोकड़ खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा वही है कि जब रोकड़ बही बनाती है, जब फर्म के द्वारा रोकड़ बही बना ली जाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो खाता बही में उसे बैंक या रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर है रोकड़ में खरीदे हुए माल को, रोकड़ मीन्स कैश, नगद, नगद में खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाएगा। भाई अब यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि क्रय पुस्तक में, क्रय बही में हम केवल उधार व्यवहारों को लिखेंगे, विक्रय बही में केवल उधार विक्रय को लिखेंगे। तो और नगद व्यवहारों को कहाँ लिखा जाएगा, रोकड़ बही में। तो यहाँ पर बोला रोकड़ में खरीदे हुए माल, मतलब रोकड़ शब्द आ गया, मतलब किस में लिखेंगे, हम उसको रोकड़ बही में लिखेंगे। फिर रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते हैं, भाई रोकड़ बही मतलब नगद व्यवहारों को लिखने के लिए बनाई गई एक बही। इसका मतलब कि उसमें केवल नगद व्यवहारों को लिखा जाएगा। अब ये पूछ रहे रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते, तो सिंपल सी बात है, यदि रोकड़ बही रोकड़ के लिए बनाई गई है तो वहाँ उधार का कोई औचित्य है ही नहीं, तो उधार प्रकृति के व्यवहारों को उसमें नहीं लिखा जाएगा। खातों को संतुलित करने का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो खाता, उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। ठीक है, तो हर एक खाते का नेचर अलग अलग होता है। अब क्या होता है कि खातों में हम डेबिट में, क्रेडिट में एंट्री करते जाते हैं और महीने के अंत में, वर्ष के अंत में उनका बैलेंस निकालते हैं। ये बैलेंस निकालना संतुलन कहलाता है। संतुलन का मतलब होता है कि जैसे तराजू आपने देखा होगा, तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। ठीक है, तो यदि तराजू के दोनों पलड़ों को आपको बराबर करना, मान लो आपने 1 किलो बाट एक साइड में रखा और दूसरे साइड में आप भिंडी डालते चले गए, मान लो सब्जी लेने गए, भिंडी डालते चले गए, या कोई सामान आप डाल रहे हैं, तो भाई जब तक आपका दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक आप उसमें भिंडी डालते जाओगे, या आप जो भी सब्जी खरीद रहे हो या सामान खरीद रहे हो बराबर हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा। इसका मतलब कि मान लो ऊपर नीचे है, भाई किलो का बाट जो है वो नीचे जा रहा है और आपका जो जिसमें आप सामान रख रहे हो वो ऊपर है, तो क्या करोगे, उसमें और सामान डालना पड़ेगा। या फिर आप दोनों पलड़ों में बराबर बराबर सामान आप रख रहे हो, तो एक में मान लो आपने एक सामान रखा, दूसरे में एक दूसरा सामान रखा, तो यदि दोनों को बराबर करना होगा तो, या फिर कोई एक ही सामान है दोनों में बराबर बराबर बांटना होगा तो यहाँ पर जो खाते होते हैं, एक डेबिट में एंट्री होती है, क्रेडिट में एंट्री होती है। तो वर्ष के अंत में क्या किया जाता है, दोनों पक्षों को टोटल किया जाता है। दोनों पक्षों का टोटल करने पर क्या होता है, जैसे मान लो ये खाता है, ठीक है, ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। अब हम डेबिट में एंट्री करते गए तो हमने 1000 की एंट्री करी, फिर 2000 की एंट्री करी, फिर हमने 3000 की एंट्री करी, ये डेबिट में एंट्री हो गई। फिर क्रेडिट में भी हमने कुछ एंट्री करी, तो क्रेडिट में हमने 5000 की एंट्री करी, फिर 2000 की एंट्री करी, फिर हमने 1000 की एंट्री करी। ठीक है, अब वर्ष के अंत में क्या होगा, अब ये दो पक्ष तो हैं, लेकिन इन दो पक्षों को हमें संतुलन करना है, मतलब इन दोनों पक्षों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। अब दोनों पक्ष बराबर कैसे हो सकते हैं, तो जोड़ेंगे, दोनों पक्षों को जोड़ो, इधर 3 2 5 और 1 6, इधर 5 2 7 और 1 8। अब ये दोनों पक्ष बराबर है क्या, नहीं है, इधर 6000 आ रहा है, इधर 8000 आ रहा है। अब यदि दोनों को यदि संतुलन करना होगा तो क्या करना होगा, इधर जो कितना ज़्यादा है ये 6000 है, 8000, 2000 इधर ज़्यादा है, तो 2000 आपको क्या करना पड़ेगा, इधर डालना पड़ेगा। 2000 आपने इधर डाल दिए तो ये क्या हो गया, 8000 हो गया। अब ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये जो 2000 हमने लिखा, ये क्या कहलाता है, ये शेष कहलाता है या बैलेंस कहलाता है, और इसी को हम बोलते हैं संतुलन करना। इसी को क्या बोला जाता है, संतुलन करना, दोनों पक्षों का संतुलन करना। तो यहाँ पर बोला रोकड़ खातों को संतुलित करने का अर्थ है नाम व जमा पक्ष के योग के अंतर की गणना करना। नाम व जमा मतलब डेबिट और क्रेडिट पक्ष के योग का अंतर निकालना। जैसे अभी हमने दोनों पक्षों का योग किया और उसका जो अंतर था वो अंतर हमने निकाला, ये कहलाता है संतुलन करना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसे माल के मूल्य में से घटा दिया जाता है, इसे
भाई माल के मूल्य में से किसे घटा दिया जाता है? डिस्काउंट को। जब भी आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप जो डिस्काउंट लेते हो तो उसकी प्राइस मूल्य में से उसको घटा दिया जाता है। फिर एक खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है। भाई खुदरा रोकड़ बही मतलब छोटे छोटे व्ययों के लिए बनाई जाने वाली रोकड़ बही होती है। क्या होता है कि जैसे आप कोई दुकान देखते होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो सेठ काउंटर पे बैठा रहता है, कर्मचारी होता है तो सेठ बोलता है ला चाय लेकर आ, फिर उसको 10 रुपये निकाल कर देता है। जा नाश्ता लेकर आ, उसको 50 रुपये निकाल कर देता है। जा ये टेलीफोन का बिल भरा, ये बिजली का बिल भर के आ जा, ये इसको भाड़ा दे दे, ये डाक में पोस्ट कर दे, या फिर मतलब ऐसे जो चिल्लर खर्चे होते हैं। तो क्या होगा कि दिन में 10 बार ऐसे चिल्लर खर्चे हो रहे तो जो सेठ है बार बार उसको पैसा निकाल के देना होगा। 50 रुपये दिए, फिर वो आकर के बोलेगा कि मैंने इतना खर्च किया है, वापस रखो। तो सेठ भी परेशान और जो इन खर्चों को करने वाला व्यक्ति है वो भी परेशान। अब ऐसी कंडीशन में फिर सेठ उसका क्या हल निकालता है कि महीने की पहली तारीख को ही वो जो इन छोटे छोटे खर्चों को करने वाला जो रोकड़िया रहता है, कैशियर रहता है, उसको क्या करता है, उसको महीने का एक अंदाज़ा निकालता है कि महीने भर में छोटे छोटे खर्चे कितने होते हैं। जैसे आपको पॉकेट मनी आपके मम्मी पापा देते हैं ना, इस प्रकार से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि 1000 का खर्चा हो रहा है तो वो उसको 1000 दे देता है कि ले 1000 ये रख, और महीने भर जो भी छोटे छोटे खर्चे वो इसमें से पेमेंट करना है और महीने के अंत में तू मुझे इसका हिसाब बता देना। तो ये इसके लिए अब हिसाब बताएगा तो हिसाब बताने के लिए वो एक कैश बुक बनाता है, और वो कौन सी कैश बुक है? उसको बोला जाता है खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही जिसको हम पीटी कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है। अब खुदरा रोकड़ बही का जो बैलेंस है वो क्या होगा? तो अंत में उसके पास पैसा बचेगा। खुदरा रोकड़ बही में भाई उसको 1000 दिया तो उसके पास क्या होगा? भाई वो अपने जेब में से पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसको जितना पैसा दिया है उतना ही पैसा खर्च करेगा, उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। भाई रोकड़ बही में भी रोकड़ बही का एक सिद्धांत ये है कि उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। रोकड़ बही जब हम बनाते हैं तो उसमें डेबिट में पैसा आता है और क्रेडिट में पैसा जाता है। भाई रोकड़ खाता मतलब वास्तविक खाता, पैसा रोकड़ आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। तो रोकड़ बही जब भी बनाई जाती है, कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस ही होता है। क्यों? उसका एक आंसर ये है कि भाई जैसे आप मार्केट में 1000 रुपये लेकर के गए तो आप कितना पैसा खर्च करोगे? 1000 ही खर्च कर सकते हो, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो यहाँ पर भाई उधार का सवाल ही नहीं, नगद की बात हो रही, तो नगद आप कितना खर्च कर सकते हो? अधिकतम 1000 खर्च कर सकते हो। इसका मतलब कि आपको 1000 मिला, 1000 खर्च कर दिया तो बैलेंस 0 आ गया। आप मतलब 999 रुपये भी खर्च करोगे तो बैलेंस 1 रुपया बचेगा, मतलब किसका बैलेंस बचा? डेबिट का बैलेंस बचा। इसी प्रकार से खुदरा रोकड़ बही भी एक रोकड़ बही है, तो उसको जो सेठ ने जितना पैसा दिया है उतना ही पैसा खर्च करेगा या उससे कम खर्च करेगा। तो उसको यदि मान लो 1000 रुपये दी है तो उसने 900 रुपये खर्च किए तो बचा पैसा क्या है? 100 रुपया। और ये 100 रुपया क्या है? ये एक प्रकार की संपत्ति है। भाई रोकड़ रोकड़ मतलब संपत्ति, ठीक है। तो खुदरा रोकड़ बही का जो शेष होता है वो क्या होती है? वो संपत्ति होती है। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राहक का अनादरित चेक वापस आया। भाई एक ग्राहक का अनादरित चेक वापस आया, कस्टमर का अनादरित चेक वापस आया, तो आंतरिक वापसी बही में, बाह्य वापसी बही में, प्राप्य बिल में या रोकड़ बही में? तो भाई जो चेक से रिलेटेड बात आ गई, चेक मतलब बैंक, बस आपको इतना ध्यान रखना है, चेक का मतलब होता है बैंक। तो चेक की बात आ गई मतलब किस में एंट्री होगी? बैंक में एंट्री होगी। क्लियर? अब हम चलते हैं रोकड़ रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं, रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। रोकड़ बही एक खालिस्तान रोजना मचा है। रोजना मचा मीन्स जर्नल या नकल बही। भाई परीक्षा में बच्चा सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज होता है ना? ये तीनों का एक ही नाम है, रोजना मचा बोलो, जर्नल बोलो, नकल बही बोलो। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ये याद रख लेना है, बार बार बोलना है कि जर्नल, रोजना मचा, नकल बही, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। वो पहले एक शक्तिमान नाटक आता था ना, तो उसमें शक्तिमान एक डबल रोल करता था। शक्तिमान तो शक्तिमान ही था, लेकिन एक दूसरा रोल भी करता था, वो एक फोटोग्राफर का रोल करता था वो। तो बोलते हैं ना कि शक्तिमान ही वो है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को।
तो रोकड़ बही एक खालिस्तान रोजनामचा है, खालिस्तान नकल बही है या खालिस्तान जर्नल है। ठीक है, तो रोकड़ बही एक कौन सी बही है? एक सहायक बही है, मतलब ये जर्नल की सहायक बही है। सहायक नकल बही है, सहायक जर्नल है, सहायक रोजनामचा है। मूल रोजनामचे में, मूल जर्नल में केवल खालिस्तान छूट ही अभिलिखित की जाती है। तो नगद, भाई हम जर्नल में कौन सी छूट देते हैं? डिस्काउंट, नगद छूट ही देते हैं। रोकड़ बही में खालिस्तान संबंधी सौदों का लेखा नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, रोकड़ बही मतलब रोकड़ से संबंधित व्यवहारों का लिखा जाता है। तो उसमें कौन से व्यवहारों को नहीं लिखा जाएगा? उधार से संबंधित व्यवहारों को नहीं लिखा जाएगा। रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का जमा शेष, जब हम रोकड़ बही बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, रोकड़ बही मतलब कैश बुक के डेबिट में पैसा आता है तो डेबिट मतलब प्राप्ति पक्ष, और जाता है तो क्रेडिट मतलब भुगतान पक्ष। डेबिट मतलब प्राप्ति पक्ष और क्रेडिट मतलब भुगतान पक्ष। तो हमेशा रोकड़ बही में डेबिट बैलेंस होगा, मतलब प्राप्ति का ही बैलेंस होगा। अब यहाँ पर एक और कॉलम बनाया जाता है बैंक वाला। बैंक में भी ये सिद्धांत होता है कि बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट और बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अब यहाँ पर रोकड़ बही में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि आपके पास जितना नगद पैसा होगा आप उतना ही खर्च करेंगे। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में व्यापारियों का चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट होता है, और करेंट अकाउंट में क्या होता है? एक फैसिलिटी होती है कि वो ओवरड्राफ्ट कर सकता है, मतलब उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा फिर भी वो क्या कर सकता है? बैंक से पैसा निकाल सकता है। जैसे हम साधारण लोगों के लिए बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देती है तो हम उसमें से पैसा खर्च कर सकते हैं, पैसा नहीं होने के बावजूद भी। इसी प्रकार से व्यापारियों के लिए करेंट अकाउंट होता है, बैंक उसकी एक लिमिट बना देती है कि आप 5 लाख 10 लाख रुपए आप इतना खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रोकड़ बही में बैंक स्तंभ का जमा शेष का मतलब कि उसकी भाई प्राप्ति पक्ष मतलब डेबिट और भुगतान पक्ष मतलब क्रेडिट। तो भुगतान पक्ष का शेष मतलब कि भुगतान पक्ष ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये क्या बताएगा? अधिविकर्ष बताएगा, ओवरड्राफ्ट, कि व्यापारी ने क्या कर लिया है? बैंक में से ज़्यादा पैसा निकाला हुआ है, मतलब बैंक से उधार लिया हुआ है, ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है, अधिविकर्ष कहलाता है। खालिस्तान बही में लेखा बीजक के आधार पर होता है। तो सबसे पहला तो बीजक का मतलब क्या होता है? भाई जब आप व्यापारी हो, आपने इंदौर से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, और सामने वाले व्यापारी को आपने बोला कि भाई पैसे अभी मेरे पास नहीं है, तो व्यापारी में तो चलता है 15 दिन का समय दिया जाता है, 1 महीने का समय दिया जाता है, मैं 15 दिन बाद पैसे दूंगा, 1 महीने बाद पैसे दूंगा। तो सामने वाले इंदौर वाले व्यापारी ने उसको 1 लाख रुपए का माल भेज दिया। अब उस माल के साथ वो बिल नहीं भेजेगा, माल के साथ एक बीजक भेजेगा। बीजक मतलब इनवॉइस। बिल यदि नगद भुगतान करता तो वो क्या देता? कैश मेमो देता। अब उधार खरीदा है तो वो माल के साथ उस पूरे माल का विवरण लिखेगा कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो आपने 100 पीस मोबाइल खरीदे, इतने चार्जर खरीदे, इतने आपने कवर खरीदे, इतना आपने ये फलाना फलाना सामान खरीदा, उसकी प्राइस इतनी है, उस पर इतना ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, वो सब ऐसा लिख करके उस पर GST और ये सब जोड़ करके बिल बीजक देगा। तो ये जो बीजक है, ये बीजक मतलब क्रय बही। क्रय बही में क्या आंसर आएगा? क्रय बही में लेखा बीजक के आधार पर होता है। व्यापारी जब अपनी क्रय बही में एंट्री करेगा तो वो किसके आधार पर एंट्री करेगा? बीजक के आधार पर। जो इंदौर के व्यापारी ने उसको एक जो पर्चा भेजा है वो बीजक कहलाता है, जिसमें उसने खरीदे हुए माल का पूरा विवरण होता है, क्योंकि उसके आधार पर ही उसको पेमेंट करेगा। फिर खालिस्तान बही में लेखा डेबिट नोट के आधार पर होता है। डेबिट नोट कब बनाया जाता है? सबसे पहला प्रश्न ये। तो डेबिट नोट क्रय वापसी पर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि डेबिट नोट के आधार पर लेखा क्रय वापसी बही में होगा। डेबिट नोट क्रय वापसी बही में डेबिट नोट के आधार पर लेखा होता है। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो एक एक सही जोड़ी करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 सही जोड़ियां दी गई है। पहली सही जोड़ी है खुदरा रोकड़ बही का प्राप्ति पक्ष में क्या होता है? जब आप खुदरा रोकड़ बही बनाते हैं तो उसका पहला वाला कॉलम ही क्या रहता है? प्राप्ति वाला कॉलम रहता है, क्योंकि व्यापारी के द्वारा उसको एडवांस में राशि दी जाती है।
पेशगी, जिसको क्या बोलते हैं पेशगी, मतलब कि एडवांस में देना। भाई जैसे आपको सामान खरीदना है तो आप एडवांस में बुक कर देते हो, तो पेशगी देना मतलब एडवांस देना। तो खुदरा रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में किसका लेखा होता है? पेशगी प्राप्ति का लेखा होता है। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट। फिर एक खुदरा रोकड़ बही का भुगतान पक्ष। तो भुगतान पक्ष में क्या होता है? वास्तविक व्यय की प्राप्ति। भुगतान पक्ष में जितने भी वो खर्च करता है वो सब उसके भुगतान पक्ष में एंट्री करता है। फिर अवधि के आरंभ में एक ही कॉलम होता है। अवधि के आरंभ में क्या होता है? खुदरा रोकड़ बही में एक ही कॉलम होता है और अवधि के अंत तक उसमें बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं। अवधि के अंत तक खुदरा जो महीने का एंड तक उसके पास, क्योंकि वो मान लो उसने बिजली का बिल भरा तो बिल के लिए कॉलम बनाएगा, डाक से उसने को सामान भेजा तो डाक व्यय के लिए अलग कॉलम बनाएगा, भाड़ा दिया तो भाड़ा के लिए अलग कॉलम बनाएगा। मतलब ऐसे जितने भी खर्च करेगा वो सारे खर्चों के क्या बना सकता है? वो कॉलम बना सकता है। तो महीने की शुरुआत में जब उसको पैसा दिया उस समय तो केवल उसने एक ही कॉलम बनाया था। कौन सा? उसको एडवांस में मिला था, प्राप्ति वाला पक्ष में एक ही कॉलम था। लेकिन फिर जैसे जैसे वो खर्चे करता चला गया तो वैसे वैसे वो कॉलम उसमें जोड़, जैसे मान लो आपको 1 तारीख को आपकी मम्मी ने पैसे दिए कि ले बेटा 100 रुपया, ये महीने का खर्चा, मतलब ये पॉकेट मनी, लेकिन महीने के अंत में मुझे हिसाब देना 100 रुपये का। तो आप क्या करोगे? महीने के प्रारंभ में, मतलब अवधि के प्रारंभ में आपके पास एक ही कॉलम था, आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ? 100 रुपया। अभी आपने कुछ भुगतान नहीं किया, मतलब प्राप्ति वाला पक्ष में एक ही कॉलम हो गया। अब धीरे धीरे आप 2 तारीख को नाश्ता किया 20 रुपये का, ठीक है, तो आपने एक कॉलम भुगतान पक्ष में एक बना दिया, नाश्ता 20 रुपये का। फिर आपने 3 तारीख को फिर आपने पेन खरीदा, 10 रुपये के पेन खरीदे तो एक कॉलम बना दिया स्टेशनरी का, 10 रुपये के पेन खरीदे। उसके बाद में फिर आपने 10 तारीख को फिर आपने एक कॉपी खरीदी कि मैंने 20 रुपये की रफ कॉपी खरीदी, तो फिर आपने एक कॉपी का कॉलम बना दिया कि 20 रुपये की कॉपी खरीदी। मतलब इस प्रकार से आप जितने खर्च करते जाओगे उतने खर्चे के कॉलम बनते चले जाएंगे। मतलब महीने के प्रारंभ में केवल एक कॉलम था, लेकिन महीने के अंत तक भुगतान वाले पक्ष में आपके बहुत सारे स्तंभ बन गए, कॉलम बन गए। और फिर सबको आप अंत में जोड़ दोगे कि प्राप्ति में 100 रुपये हुआ था और महीने भर में मैंने इतना खर्च किया, 90 रुपये खर्च हुआ या पूरे 100 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अवधि के प्रारंभ में केवल एक कॉलम था, अवधि के अंत में कितने कॉलम हो गए? कई स्तंभ हो गए, ये हो गया। फिर ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि न होना। यदि कस्टमर ने चेक दिया है और उसके खाते में यदि आपने चेक लगाया और उसके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है चेक बाउंस होना, चेक का अनादरित होना, डिसऑनर होना, ठीक है। फिर है रोकड़ स्तंभ। रोकड़ स्तंभ का केवल नाम शेष होता है। ये जो रोकड़ स्तंभ है का कौन सा शेष होता है? ओनली एंड ओनली डेबिट शेष ही होता है। और बैंक स्तंभ का नाम व जमा शेष दोनों होता है। ये गलत लिखा है, नाम व जमा शेष दोनों हो सकता है। बैंक वाले कॉलम में बैंक में पैसा हो भी सकता है और आपका ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, मतलब आप ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हो। तो बैंक से हो सकता है कि बैंक में पैसा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, और यदि बैंक से आपने उधार ले लिया है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। लेकिन नगद जो है रोकड़ वाला कॉलम है, तो रोकड़ में तो ऐसा है कि भैया आपके पास पैसा है तो ही आप खर्च करोगे, तो हमेशा डेबिट बैलेंस से ही होगा, नहीं तो बैलेंस होगा ही नहीं, क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम और जमा से यहाँ पर इसको सुधारना पड़ेगा। फिर अगली सही जोड़ी दी है क्रय बही। भाई क्रय बही भी मैंने बताया था, जितने भी उधार खरीदने के जो व्यवहार है, माल उधार खरीदा है ना, माल उधार खरीदा, उधार माल क्रय, इसका जो लेखा है वो क्रय बही में होता है। विक्रय बही में उधार माल विक्रय का लेखा होता है। एक स्तंभीय रोकड़ बही में केवल एक स्तंभीय रोकड़ बही में नगद माल क्रय उसका लेखा होता है। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, इसमें बैंक संबंधी व्यवहार भी होता है। फिर क्रय वापसी बही में खरीदा हुआ माल वापस किया हमने, 5वां कॉलम हो गया। विक्रय वापसी बही में उधार बेचा हुआ माल वापस आना, ये विक्रय वापसी बही हो। क्रय बही उधार क्रय, विक्रय बही उधार विक्रय। एक स्तंभीय रोकड़ बही जिसमें केवल नगद माल खरीदने की एंट्री होती है, नगद खरीदने से मतलब नगद व्यवहारों से रिलेटेड व्यवहारों के लिए एक स्तंभीय रोकड़ बही। द्विस्तंभीय जिसमें रोकड़ का भी व्यवहार होता है और बैंक संबंधी व्यवहारों को भी लिखा जाता है।
क्रय वापसी बही में खरीदे हुए माल को वापस करना और विक्रय वापसी बही में बेचे हुए माल का वापस आना। तो ये सही जोड़ी हो गई। अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स तरफ, ठीक है। तो सत्य और असत्य को अब हम देख लेते हैं। सत्य और असत्य में दिया गया है रोजना मचा गौण प्रविष्टि की पुस्तक है। गौण का मतलब होता है सहायक, गौण का मतलब होता है सहायक। एक मुख्य होता है और एक गौण होता है ना। तो मुख्य मतलब, तो रोजना मचा तो मुख्य प्रविष्टि की पुस्तक है, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है, सहायक पुस्तक नहीं है, और इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यदि किसी प्रविष्टि में एक खाते को डेबिट व एक से अधिक खातों को जमा पक्ष में लिखा जाता है तो ऐसी प्रविष्टि को मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। बिल्कुल राइट है। भाई हमने मान लो आपने माल खरीदा, तो 5,000 का नगद माल खरीदा और 5,000 का उधार माल खरीदा। ए से आपने ए से 5,000 का नगद माल खरीदा, 5,000 का उधार माल खरीदा। तो यहाँ पर आपका जो डेबिट केवल क्या होगा, क्रय होगा। क्रय खाता क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट में क्या होगा, रोकड़ खाते से और ए से। तो आपने नगद कितना खरीदा, 1,000 का, और उधार कितने का खरीदा, 5,000 का। मतलब नगद 5,000 का और उधार 5,000 का, और टोटल कितने का माल खरीदा, 10,000 का। तो यहाँ पर एक खाता डेबिट हो रहा है और क्रेडिट में एक से अधिक खाते क्रेडिट हो रहे हैं, और ऐसी प्रविष्टि को हम बोलते हैं मिश्रित प्रविष्टि, और इसलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तीसरा है संपत्तियों के उधार विक्रय। भाई उधार माल खरीदने को क्रय बही में लिख दिया, उधार माल बेचने को विक्रय बही में लिख दिया। और नगद क्रय और नगद विक्रय, माल से रिलेटेड, माल की बात हो रही है। नगद माल खरीदना और नगद माल बेचना ये रोकड़ बही में चला गया। उधार माल खरीदना क्रय बही में, उधार माल बेचना विक्रय बही में। अब ये माल से रिलेटेड तो हो गया, लेकिन अब प्रश्न ये है कि सर हमने फर्नीचर खरीदा उधार, हमने मशीन खरीदी उधार, तो उधार जो संपत्ति खरीदी गई है या बेची गई है तो उसका लेखा कहाँ पर होगा। तो भाई वो तो क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, ये सब क्या है, माल से रिलेटेड है, वहाँ संपत्ति का लेखा नहीं होगा। तो भाई संपत्ति का उधार विक्रय, इसकी प्रविष्टि क्या होगी, तो उसकी प्रविष्टि रोजना मचे में होती है, मुख्य रोजना मचे में। उसकी प्रविष्टि कहाँ होती है, मुख्य रोजना मचा, मुख्य जर्नल। उसकी प्रविष्टि कहाँ होती है, मुख्य जर्नल में होती है। अब ये बोल रहे हैं कि संपत्तियों के उधार विक्रय का लेखा विक्रय बही में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, मुख्य रोजना मचा है, और ये बोल रहे हैं कि विक्रय बही में, गलत हो गया। क्रय पुस्तक में नगद और उधार माल के क्रय का अभिलेखन होता है, ये भी गलत। क्यों, क्योंकि क्रय पुस्तक में नगद क्रय का लेखा नहीं होता, उधार का ही होता है। खाता बही एक सहायक पुस्तक है, गलत है। भाई खाता बही तो एक प्रधान बही है भैया, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। खाता बही एक प्रधान बही है, मुख्य बही होती है, सहायक बही नहीं होती है, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये भी गलत है। खुदरा रोकड़ बही में बड़े भुगतानों का अभिलेखन किया जाता है, गलत। अभी हमने देखा खुदरा का मतलब ही होता है फुटकर, फुटकर मीन्स छोटे छोटे व्ययों को भुगतानों का लेखा खुदरा बही में होता है, और ये बोल रहे हैं कि बड़े, इसलिए गलत। ऐसा लेन देन जिसका अभिलेखन रोकड़ बही के नाम व जमा दोनों पक्ष में विपर्यय लेन देन कहलाते हैं। विपर्यय मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कि डेबिट पक्ष में रोकड़ बही में एंट्री हो रही है तो क्रेडिट पक्ष में बैंक खाते में एंट्री हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक में पैसा जमा किया और आपने रोकड़ बही बनाई है, डबल कॉलम कैश बुक बनाई है। तो बैंक एक ही खाता है जिसमें रोकड़ का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है। आपने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक वाले कॉलम में डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट पक्ष में रोकड़ वाले कॉलम में क्रेडिट हो रहा है। तो एक ही खाते में दोनों पक्षों में एंट्री हो रही है, डेबिट में भी और क्रेडिट में, लेकिन एक खाते के डेबिट में हो रही है, दूसरे खाते के क्रेडिट में हो रही है। इधर बैंक कॉलम में डेबिट में और उधर रोकड़ वाले कॉलम में क्रेडिट में एंट्री हो रही है। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, विपर्यय, हिंदी में बोलते हैं विपर्यय, और ये क्या है, सही है। फिर खातों के संतुलन से तात्पर्य है नाम और जमा पक्ष का योग निकालना। भाई योग नहीं निकालता, योग का अंतर निकालना। रिक्त स्थान में था ना, खातों के दोनों पक्षों के योग का अंतर निकालना संतुलन कहलाता है। मशीन की उधार खरीद को क्रय रोजना मचे में अभिलेखित किया जाएगा, ये भी गलत है। फिर आपने मशीन उधार खरीदी, इसका लेखा कहाँ होगा, अभी हमने बताया था
यहाँ पर संपत्ति का उधार विक्रय या संपत्ति का उधार क्रय ये मुख्य जर्नल में एंट्री होती है, मुख्य जर्नल में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ट्रू और फॉल्स, एक शब्द में चलेंगे आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब भाई देखने में तो आपको एक एक यूनिट में आपको कितने कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 50-50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और 50 में से आपको कितने आने वाले हैं, उसमें से 5 नंबर का आने वाला है। इसका मतलब 5 धाम 50, 10 गुना मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके आपको 5 मिलने वाले हैं। 10 गुना मेहनत करना पड़ेगी। मतलब यहाँ पर यही तो है भाई, ये जो हर एक यूनिट में हमारा ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, एक वाक्य, सही गलत, मतलब सबको मिला के यदि हम जोड़ेंगे तो लगभग आपको 50 क्वेश्चन के आसपास मिल रहा है। और 50 में से आपको उस यूनिट में ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5, 6, 7 नंबर के आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको 5 क्वेश्चन उसमें से मिलने वाले हैं। तो भाई इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी, है ना, इतनी मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगी। भाई मान लो प्रश्न बैंक नहीं होती तो भी आपके पास जो बुक होती, एनसीईआरटी की बुक है, मार्केट की कोई सी बुक है, उन बुक्स में से आप ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते तो भी एक यूनिट में से कम आपको 50-100 क्वेश्चन पढ़ना पड़ता, तो उसमें से कोई से क्वेश्चन आते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखेंगे। रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में किन खातों को लिखा जाता है। भाई मैंने सिंपल सी बात बताई, रोकड़ बही का डेबिट पक्ष प्राप्ति पक्ष और क्रेडिट पक्ष भुगतान वाला पक्ष। तो जितने भी व्यय वाले खाते हैं, व्यय वाले जो खाते हैं, भुगतान, व्यय आप भुगतान, भुगतान से संबंधित जितने भी खाते हैं उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। प्रतिदिन रोकड़ बही लिखने के लिए सर्वप्रथम नाम पक्ष में क्या लिखा जाता है, शेष लाया गया, शेष लाया गया, बैलेंस ब्राउट डाउन, रोकड़ का शेष लाया गया। फिर रोकड़ बही के डेबिट पक्ष का योग ऋण क्रेडिट पक्ष का योग बराबर क्या होता है, रोकड़ शेष, क्या बोलेंगे इसको हम, रोकड़ शेष। ये अंतिम शेष होता है, ये वाला अंतिम शेष और ये प्रारंभिक शेष, है ना, इसको आप बोल सकते हो प्रारंभिक शेष, और ये वाला अंतिम रोकड़ शेष, प्रारंभिक रोकड़ शेष और ये अंतिम रोकड़ शेष, ऐसा हम लिख सकते हैं, स्पष्ट कर देंगे उसको। जब व्यापारी खरीदा हुआ माल वापस लौटाता है तो वो माल के साथ एक नोट विक्रेता को भेजता है, और वो नोट कैसा है, उससे बोला जाता है डेबिट नोट। उस नोट को हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट बोलते हैं। छोटे छोटे व्ययों का लेखा करने के लिए किस बही का प्रयोग किया जाता है, याद कर लेना, खुदरा रोकड़ बही। छोटे छोटे व्ययों के लिए कौन सी बही बनाई जाती है, खुदरा रोकड़ बही। जर्नल प्रविष्टि का ही एक अंग माने जाने वाली बहिया कौन सी है, सहायक बहिया। कौन सी है, सहायक बहिया। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, रोकड़ बही, ये सब सहायक बहिया है। विक्रय बही में कितने खाने होते हैं, तो विक्रय बही में 6 कॉलम होते हैं, दिनांक, विवरण, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट के फिर 2 कॉलम, ऐसे 6 कॉलम होते हैं। और विक्रय वापसी बही में भी उतने ही कॉलम होते हैं, 6 कॉलम होते हैं। इसमें इनवॉइस की जगह, इसमें इनवॉइस वाला कॉलम रहता है और इसमें इनवॉइस की जगह क्रेडिट नोट वाला कॉलम रहेगा। विक्रय वापसी के समय क्रेडिट नोट का नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 4th यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और अभी जो आपका क्वार्टरली एग्जाम है इसमें 4 यूनिट तक के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो ये मानकर चलो कि देखो अभी मैं आपको यदि हिसाब बताता हूँ तो ये 8 है ना, फिर ये कितने हैं 9, 8 और 9 17, 17 और 6, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 30 और 7 36 और 4 40 और 3 43। मतलब आप ये 43 क्वेश्चन आप पढ़ोगे 4थी यूनिट में से। इन 43 यूनिट में से आप यदि हम ब्लूप्रिंट जो देखेंगे इसका, तो उसका जो ब्लूप्रिंट है, तो आप यदि देखने जाओगे तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक है,
ये जो 4th यूनिट है इसमें आपको टोटल 2 ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 रिक्त स्थान, 3 सही जोड़ी, 2 सत्य असत्य और 3 एक वर्ड के, 2 2 4 3 7 2 12 और 3 15 है ना। इसका मतलब ये जो टोटल है आप में से आपको 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव ही मिल रहे हैं। भाई ये गेम है ये, है ना भाई। योजना प्लानिंग, यदि आप प्लानिंग के अनुसार काम करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। मतलब आपको इसमें 43 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, आप इन 43 क्वेश्चंस को पढ़ते हो, उनको तैयार करते हो, तो आपको जो 15 मार्क्स जो है इसमें से आपको मिल रहा है 15 मार्क्स। मतलब 43 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब आपको 15 मार्क्स मिलेगा। ऐसे हर एक यूनिट में कि लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इस यूनिट में 2 4 8 10 12 है ना, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने मिल रहे हैं, 12 क्वेश्चन 12 नंबर के मिल रहे हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर के मिल रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर के मिल रहे हैं। तो हो रहे आपके 32 नंबर हो रहे टोटल। 15 और 12 27, 27 और 4 2 2 4 3 7 2 9 3 12, ये 12 ही हो रहा है, मैंने 15 लिख दिया। फिर से मैं बताता हूँ भाई, देखो मैं हिसाब यदि लगा 1 2 3 4, मतलब इसमें आपको 4 नंबर, फिर इसमें भी 4 नंबर, 2 2 4 8 10 12, ये 12 नंबर, फिर ये 2 4 3 7 2 9 3 और 1 12 नंबर, मतलब 12 दूनी 24, 4 28 और 4 32। ये देखो मतलब यहाँ पर 43 क्वेश्चन पढ़ोगे तब 12 नंबर मिलेगा। इसमें भी लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ोगे तब 12 नंबर मिलेगा। इसमें भी 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ोगे तब 4 नंबर मिलेगा। तो भाई 10 गुना प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, तब जाके आपको 32 नंबर। लेकिन 32 नंबर मिल गए मतलब आप बहुत कुछ पा सकते हो। 32 और 20 प्रोजेक्ट के 52 नंबर, और उसके बाद का जो खेल है वो तो अभी बचा है हमारा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो तो आप फिर उसका आपका प्लस पॉइंट है भाई। एक बार आप पास हो गए मतलब भाई आप 32 नंबर ले आए मतलब पास तो हो ही गए। फिर 20 नंबर तो प्रोजेक्ट का मिलने वाला है, 20 मतलब आपको जितना भी मिलता हो 18 17 15 14 जो भी मिलता होगा, तो ये तो आपका फिर उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो करने वाले हो, ये आपका जो परसेंटेज बढ़ाने वाला खेल होता है। तो ये आपका क्वार्टरली भी तैयारी हो जाएगी, हाफ ईयरली भी तैयारी हो जाएगी, और एनुअल का भी एग्ज़ाम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे चारों यूनिट कंप्लीट हो गई है, और चारों यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है 2 नंबर है 3 नंबर है 4 नंबर यूनिट वाइज, अब अगले वीडियो में हम उसको करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।